आज इस बुलेटिन में बात होगी चौथे चरण के मतदान के लिए तेज हुए प्रचार की, केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट की, देखेंगे संदेशखाली मामले में कैसे घिरी बीजेपी, तेलंगाना में बढ़ी बीआरएस की मुश्किलों को, जानेंगे कब होगी प्रज्वल रेवन्ना की देश वापसी और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल आ जाएगा तो आपके 4 कमरे रहेंगे, 2 कमरे ले लेगा। हाँ, आपके मंगलसूत्र भी छीन लेगा। आपके 2 भैंस रहेगी, 1 भैंस ले लेगा। अच्छा हाँ, तो भैया आप लोग संभल के रहना। हाँ। आप लोग बोल रहे हो ना आपकी हाँ। बार 400 के पार, तो कहीं आपकी 400 में से 200 वो न ले ले राहुल। हाँ, हाँ समझ गए ना। हाँ आप निकल लो तुम लोग। इधर उधर की बातें तो 1 भैंसे ले लेगा, 4 कमरे 2 कमरे ले लेगा। अब तो 400 सीटें बोल रहे ना, तो उसमें से 200 सीटें भी ले लेगा। ले पीएम मोदी के सामने लड़ने के लिए वाराणसी में लगी कतार, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा नामांकन फॉर्म। निर्वाचन कार्यालय के बाहर नामांकन को लेकर लोगों ने दिया धरना। सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए याचिका दायर। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और हेट स्पीच का लगाया गया आरोप। गुजरात में दाहोद लोकसभा के प्रथमपुर में फिर होगी वोटिंग। बीजेपी नेता के बेटे पर लगा था बूथ कैप्चरिंग का आरोप। आरोपी युवक हो चुका है गिरफ्तार। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 1062 अंकों की गिरावट के साथ 72,404 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 345 अंकों की गिरावट के साथ 21,957 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। 11 मई को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच बाजार की चाल बता रही है कि देश बदलाव को महसूस कर रहा है। बाजार में लगातार गिरावट दिख रही है, आमतौर पर जो सत्ता में बदलाव का संकेत मानी जाती है। ऐसे में चुनाव के बचे हुए 4 चरण में विपक्ष बड़ी लीड लेने की कोशिश में जुट गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में थे, तो क्या कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के मेडक में राहुल गांधी ने सभा की और उन्होंने मंच से सीधे बीजेपी को घेर लिया। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस है जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम संविधान की रक्षा करेंगे, कोई भी शक्ति हिंदुस्तान के संविधान को खत्म नहीं कर सकती। राहुल ने कहा कि हमारा संविधान देश में गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों की रक्षा करता है। संविधान से पहले हिंदुस्तान में गरीब वर्ग के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। संविधान की किताब आपके दिल की आवाज है, जिसे कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने लड़कर हासिल किया है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है वो संविधान को खत्म कर देंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो पहले 80 दिनों में 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। राहुल ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देश के युवाओं 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो। एक तरफ राहुल गांधी इंडिया की जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1062 अंक गिर गया। दरअसल पहले दौरे की वोटिंग के बाद से ही शेयर बाजार दबाव में दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है बाजार पर भी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि 3 चरण के मतदान के बाद सत्ता बदलती दिख रही है और ये तय माना जाता है कि अगर चुनाव के दौरान बाजार में लगातार गिरावट आ रही है तो ये बड़े बदलाव का संकेत है। वैसे बीजेपी के नेता अभी भी दावा कर रहे हैं कि लगातार तीसरी बार केंद्र में उनकी सरकार बनेगी। देश में बदलाव की हवा दिख रही है। वैसे बदलाव होगा या नहीं ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। तो दूसरी तरफ 10 मई का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस दिन आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला देने वाला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
अरविंद केजरीवाल कुछ ही घंटों के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। जमानत अंतरिम होगी और कुछ शर्तों के साथ होगी, ये भी तय माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 7 मई को सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई आदतन अपराधी नहीं। ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। ईडी की तरफ से सीएम और आम आदमी के बीच कानून में कोई अंतर नहीं होने की दलील दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया था और साफ कर दिया था कि हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। 10 मई को कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर फैसला देने वाला है और अब खबर आ रही है कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ इसी दिन दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर ली है। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट पेपर में केजरीवाल को ही मुख्य आरोपी माना है, लेकिन ईडी की ये कोशिश भी सफल नहीं होगी, क्योंकि चार्जशीट पेश होने के बाद केजरीवाल की जमानत का रास्ता और भी साफ हो सकता है और कोर्ट केजरीवाल को सरकारी काम करने की अनुमति भी दे सकता है। केजरीवाल को जमानत मिलने की संभावना से बीजेपी डरी हुई है, तो बीजेपी के डर को पश्चिम बंगाल की घटनाओं ने और बढ़ा दिया है। राज्य के संदेश खाली की घटना को बीजेपी ने बड़ा चुनाव मुद्दा बना दिया है। यहाँ महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर बीजेपी का हर दिग्गज नेता ममता सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब ये मामला उल्टा बीजेपी पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या है मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। संदेश खाली मामले को लेकर जो बीजेपी अभी तक टीएमसी पर हमलावर थी, अब वो बैकफुट पर दिख रही है। उसी संदेश खाली मामले में अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल टीएमसी नेताओं पर उत्पीड़न का केस करने वाली महिला ने अपना केस वापस ले लिया है। कथित पीड़िता महिला ने अपने बयान में कहा कि मेरे साथ टीएमसी के दफ्तर में कोई उत्पीड़न नहीं हुआ था। मुझे पार्टी के दफ्तर में देर रात जाने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। बीजेपी के नेताओं ने एक कोरे कागज पर मेरे साइन लिए और कहा कि आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद वे मुझे पुलिस थाने ले गए, जहां उत्पीड़न का केस दर्ज कराया गया। बता दें कि इस केस के बाद पश्चिम बंगाल में हंगामा मच गया था और लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब रही। तो वहीं अब महिला के यू टर्न लेने के बाद राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पंजा ने कहा कि जो महिलाएं शिकायत वापस ले रही हैं, उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी बीजेपी के लोग दे रहे हैं। इधर टीएमसी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस हद तक गिर सकती है, इसे लोगों को इस घटना से समझ लेना चाहिए। तो वहीं अब टीएमसी ने संदेश खाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी ने गुरुवार को अपनी शिकायत में कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप मनगढ़ंत थे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में बीजेपी पर कोई कार्रवाई करता भी है या नहीं। बीजेपी अपने ही चाल में उलझती दिखाई दे रही है। टीएमसी ने इसे लेकर बीजेपी को घेर लिया है, उस पर राज्य को बदनाम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की बी टीम करार दी जा रही तेलंगाना की विपक्षी पार्टी बीआरएस भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीआरएस के अधिकांश विधायकों ने कांग्रेस से संपर्क साधा है। तो कैसे बढ़ रही है बीआरएस की मुश्किल, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान तेलंगाना की 17 सीटों पर भी मतदान होंगे, लेकिन मतदान से पहले रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बड़ा दावा कर दिया है। रेड्डी ने कहा है कि लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद 5 जून को बीआरएस के 25 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, बीआरएस को चुनाव में राज्य से 2 से ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं मिलेंगी। पार्टी खाली हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद 25 विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने वाली बीआरएस पहले से ही सत्तारूढ़ दल के हाथों अपने 3 विधायक खो चुकी है। वेंकट रेड्डी ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में 6 बीआरएस उम्मीदवारों ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया था। रेड्डी ने आगे कहा कि कांग्रेस राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला है, हम उनका भी पता लगा लेंगे। 119 सदस्यों वाली विधानसभा में 1 सीट खाली है। कांग्रेस के पास 68 विधायक हैं और इसे सीपीआई के 1 विधायक का भी समर्थन है। बीआरएस के पास 34, बीजेपी और एआईएमआईएम के पास 8 और 7 विधायक हैं। एक तरफ बीजेपी के विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी के विधायकों के भी पाला बदलने की खबरें आने लगी हैं। राज्य की बीजेपी सरकार संकट में दिख रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि जरूरत पड़ने पर वो राजभवन में विधायकों की परेड कराने की तैयारी में है।
कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में सियासी उठापटक का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में विपक्ष ने बीजेपी सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। दरअसल हाल ही में 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के बाद हरियाणा सरकार अल्पमत में नजर आ रही है और इसे लेकर अब पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी की पूर्व सहयोगी पार्टी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखा है। उन्होंने हरियाणा सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग की है। चौटाला ने अपने पत्र में लिखा कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट की पावर अब गवर्नर के पास है। वो सरकार को सदन बुलाकर फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि अगर बहुमत साबित नहीं होती है तो राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप भी लगाए। तो वहीं कांग्रेस के विधायक दल ने भी गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा है। पार्टी का कहना है कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि राज्यपाल से 10 मई को मिलने का टाइम मांगा गया है। इस बीच बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने गवर्नर को समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया है। इसे मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है और अब ऐसे में सैनी की सरकार की किस्मत का फैसला गवर्नर के हाथ में चला गया है। तो अब ये फैसला किसके पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा में बीजेपी सरकार मुश्किल में फंसी हुई है तो वहीं कर्नाटक में उसकी सहयोगी जेडीएस मुश्किल में है। एनडीए उम्मीदवार और जेडीएस नेता प्रज्वल पर शिकंजा कसता जा रहा है। हासन सांसद के खिलाफ एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। प्रज्वल के बचने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। खबर है कि प्रज्वल की जल्द देश वापसी हो सकती है। कब होगी प्रज्वल की वापसी, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रज्वल रेवन्ना केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल मामले में मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त जर्मनी में है। ऐसे में खबर आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना की जल्द देश वापसी हो सकती है। प्रज्वल रेवन्ना को पकड़ने के लिए देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर पुलिस की टीमें सतर्क है। जेडीएस के सीनियर नेता सीएस पुट्टाराजू ने संकेत दिया था कि हासन लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना अपने पिता रेवन्ना के मामले में बीजेपी भी घिर गई है। तो एस्ट्राजेनेका के नए ऐलान ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में बच पाना जनता सरकार से जवाब मांग रही है कि वो जल्द क्यों एक बार फिर सवालों से घिरी मोदी सरकार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रेवन्ना को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा, हमारा फोकस रेवन्ना को भारत लाने पर है ताकि उसे कानून दायरे में लाया जा सके। बता दें कि सेक्स स्कैंडल मामले में जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को 5 मई को गिरफ्तार किया गया था। अब एचडी रेवन्ना को 14 मई तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं सेक्स स्कैंडल की वीडियो वाली पेनड्राइव बांटने के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस पर एसआईटी ने कहा कि पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं होने दी जाएगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि पुलिस से सेक्स स्कैंडल की वीडियो वाली पेनड्राइव बंटवाई गई थी। ऐसा लगता है कि रेवन्ना को एहसास हो गया कि इस केस में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है जिससे मोदी सरकार जनता के सवालों के घेरे में आ गई है। क्या खुलासा हुआ रिपोर्ट में, कैसे खुली मोदी सरकार की पोल, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और अब तीसरे चरण के बाद चौथे चरण के मतदान की तैयारी में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं। तो दूसरी तरफ क्रिसिल की मासिक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों के चलते अप्रैल में शाकाहारी थाली की औसत लागत में लगभग 8% का इजाफा हुआ है। यानी एक बार फिर महंगाई से आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। दरअसल 8 मई को पेश क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की मासिक रोटी चावल दर रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉयलर की कीमत में गिरावट के कारण मांसाहारी भोजन की कीमत में कमी आई है, जबकि रोटी, सब्जियां, प्याज, टमाटर और आलू, चावल, दाल, दही और सलाद को शामिल करने वाली थाली की कीमत अप्रैल में बढ़कर 27.4 रुपए प्रति प्लेट हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 25.4 रुपए प्लेट थी और मार्च 2024 के 27.3 रुपए की तुलना में मामूली रूप से ज्यादा है। रिपोर्ट में शाकाहारी थाली की कीमत में कुल वृद्धि का कारण प्याज में 41%, टमाटर में 40%, आलू में 38%, चावल में 14% और दालों की कीमत में 20% की वृद्धि को बताया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जीरा की कीमत 40%, मिर्च की 31% और वनस्पति तेल की कीमतों में 10% की गिरावट आई है, जिससे थाली की लागत में और ज्यादा वृद्धि नहीं। सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसा-पिटी करते हो, कितनी घिसा-पिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना, लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो उससे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत। और पता, मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, 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 आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास कर, उसे यूज करो, बस। जय हिंद। बढ़ने रहे दम। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।